अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था और उसके डिफेक्ट्स थे कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल पेश किया था उसमें क्या क्या डिफेक्ट थे और वो डिफेक्ट मालूम किए थे एक साइंसदान ने जिसका नाम था नील बोर। तो नील बोर नामी साइंसदान ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में दो डिफेक्ट मालूम किए थे। पहला जो डिफेक्ट नील बोर ने मालूम किया था वो ये था कि रदरफोर्ड कहता था कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल रास्ते होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं और उन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है तो गर्दिश करने के दौरान एनर्जी रिलीज़ करता है और जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आकर गिर जाता है न्यूक्लियस के अंदर और जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता है तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कहा था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को तबाह हो जाना चाहिए। क्यों तबाह हो जाता है? क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गर्दिश करते हुए एनर्जी खारिज करता है। जैसे जैसे वो एनर्जी खारिज करता जाएगा वो न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और आखिरकार न्यूक्लियस में जाकर गिरेगा और पूरा का पूरा एटम तबाह हो जाएगा। ये कहा था रदरफोर्ड ने। पर नील बोर कहता है कि एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम कभी भी तबाह नहीं होता। तो रदरफोर्ड के मुताबिक एटम तबाह हो जाता है जबकि नील बोर के मुताबिक एटम कभी भी तबाह नहीं होता। जो सेकंड डिफेक्ट है जो नील बोर ने मालूम किया, तो रदरफोर्ड के मुताबिक कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है उस रिलीज़ होने वाली एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 रंगों की पट्टी तो हासिल होती है लेकिन उसमें सातों के सातों रंग एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, मतलब कि उन रंगों के दरमियान कोई स्पेस नहीं होता। इस किस्म का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो रदरफोर्ड कहता है कि एटम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है जबकि नील बोर ने कहा कि एटम कभी भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। और लाइन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंगों की पट्टी तो हासिल हो लेकिन उन सातों रंगों के दरमियान एक स्पेस हो, खला हो, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए जबकि नील बोर के मुताबिक एटम को लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को तबाह हो जाना चाहिए लेकिन नील बोर के मुताबिक एटम को तबाह नहीं होना चाहिए। तो नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में ये 2 डिफेक्ट मालूम किया और इन 2 डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए नील बोर ने एक और मॉडल पेश किया और उस मॉडल को नाम दिया नील बोर एटॉमिक मॉडल। और नील बोर ने ये मॉडल पेश किया था सन 1913 के अंदर। तो 1913 के अंदर नील बोर ने ये मॉडल पेश किया था और नील बोर ने इस मॉडल को पेश करने के लिए एक दूसरी थ्योरी का सहारा लिया और वो दूसरी थ्योरी थी मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी का सहारा लेते हुए नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो नील बोर ने 1913 में एटम का एक और मॉडल पेश किया और उस मॉडल को पेश करने के लिए उसने मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। अगर हम बात करते हैं मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी का, तो मैक्स प्लांक नामी साइंसदान ने ये थ्योरी पेश की थी और इस थ्योरी का नाम रखा गया मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब ये थ्योरी किस चीज़ के मुताल्लिक थी? ये थ्योरी थी एनर्जी के बारे में। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी मींस स्पीड के, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी एनर्जी कम होगी
उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। एनर्जी को ई से ज़ाहिर किया जाता है जबकि फ्रीक्वेंसी को वी के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। और इन दोनों के दरमियान जो तनासुब है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक कीमत कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, और अगर एक कीमत ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। तो मैक्स प्लांक के मुताबिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। और जब भी हम दो कीमतों के दरमियान इस प्रोपोर्शन साइन को ख़त्म करते हैं, तो जब भी प्रोपोर्शन साइन को ख़त्म किया जाता है तो इसकी जगह पर दो चीज़ों का इजाफा किया जाता है। एक इजाफा किया जाता है इज इक्वल टू के निशान का, और दूसरा एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम नाम देते हैं कांस्टेंट का। और यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया वो एच था, और आगे है वी फ्रीक्वेंसी। तो जब भी प्रोपोर्शन साइन को ख़त्म किया जाता है तो कांस्टेंट लगाया जाता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया उसकी अलामत एच थी, और इस कांस्टेंट को नाम देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट का। तो मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में थी कि एनर्जी क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी स्पीड के बारे में। तो नील बोर ने अपना मॉडल पेश करने के लिए मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, और मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी का सहारा लेते हुए उसने 1913 में एक और मॉडल पेश किया जिसे नाम दिया गया नील बोर एटॉमिक मॉडल। और उस मॉडल का बुनियादी मकसद ये था कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो दो नकाइस पाए जा रहे थे उन दो नकाइस को हल करना, और हल करके एटम का एक नया और दुरुस्त मॉडल पेश करना। तो नील बोर के मुताबिक कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है। ये बात रदरफोर्ड ने भी की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है, पर नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे गोल रास्तों में गर्दिश करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गोल रास्तों में गर्दिश तो करते हैं, पर उन गोल रास्तों की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। और ऐसे फिक्स्ड एनर्जी वाले जो गोल रास्ते हैं उन रास्तों को उसने नाम दिया ऑर्बिट का, शेल्स का, या फिर इसे कहा जाता है एनर्जी लेवल का। तो नील बोर ने कहा कि एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल रास्ते होते हैं, और उन गोल रास्तों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों में गर्दिश करते हैं उन रास्तों की एनर्जी फिक्स्ड होती है, और ऐसे फिक्स्ड एनर्जी वाले रास्ते कहलाते हैं ऑर्बिट, शेल्स या एनर्जी लेवल। यही बात रदरफोर्ड ने भी की थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल रास्तों में गर्दिश करते हैं, पर उसने ये नहीं बताया कि उन गोल रास्तों की एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, और ये बताया था हमें नील बोर ने। और उन गोल रास्तों को उसने नाम भी दिया ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का। तो ऑर्बिट का वर्ड, शेल्स का वर्ड या एनर्जी लेवल का वर्ड ये नील बोर ने इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने सिर्फ कहा सर्कुलर पाथ, गोल रास्ते, और उन गोल रास्तों को नाम दिया नील बोर ने ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का। फिर नील बोर ने अपने मॉडल को मज़ीद दुरुस्त साबित करने के लिए और रदरफोर्ड के मॉडल में मौजूद नकाइस को ख़त्म करने के लिए उसने एक मिसाल से वजाहत की, और उसने जो मिसाल ली वो हाइड्रोजन एटम की थी कि हाइड्रोजन एटम अगर हम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का जो सिंबल है वो H है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, और उस प्रोटॉन के इर्द गिर्द गोल रास्ता होता है, और उन गोल रास्तों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद भी एक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक है।
तो उसने हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल को पेश किया। तो हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने मॉडल के चंद नुकात पेश किए, चंद पोस्टुलेट पेश किए। जो पहला नुक्ता था उसके मॉडल का, नील बोर के मुताबिक के जो हाइड्रोजन एटम है वो टाइनी न्यूक्लियस रखता है, यानी कि छोटा न्यूक्लियस रखता है। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और उसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, और इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों में गर्दिश करता है वो रास्ते गोल तो होते हैं, और उन रास्तों का जो रेडियस है वो आर है। जैसे कि इस डायग्राम में देखें, यह हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल रास्ते हैं, और उन गोल रास्तों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो छोटा है, और उसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गोल रास्तों में गर्दिश करते हैं, और उन गोल रास्तों का जो रेडियस है उस रेडियस को आर से शो किया जाता है। रेडियस कहते हैं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला। इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से फासला है वो रेडियस कहलाता है, उसे आर से शो किया जाता है। और इन इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में गर्दिश करता है उन रास्तों की जो शेप है वो सर्कुलर होती है, गोल होती है। फिर नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों में गर्दिश करते हैं उन रास्तों की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है। और साथ ही नील बोर ने यह कहा कि एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 4 रास्ते होते हैं, 4 गोल रास्ते होते हैं, और उन गोल रास्तों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और उन गोल रास्तों को ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल कहा जाता है। जो पहला शेल है, जो पहला रास्ता है, इस पहले रास्ते को नील बोर ने नाम दिया के शेल का। जो दूसरा रास्ता है इसे एल शेल का नाम दिया, तीसरा जो रास्ता है उसे एम शेल का नाम दिया, और चौथा रास्ता है उसे एन शेल का नाम दिया। तो नील बोर ने कहा एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 4 गोल रास्ते होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब तरीन रास्ता है वो के शेल है, और जो न्यूक्लियस से दूर तरीन रास्ता है वो एन शेल है। अगर हम डायग्राम पर गौर करें तो जो न्यूक्लियस के करीब तरीन रास्ता है उसका रेडियस कम है, उसका रकबा कम है, लेकिन जो न्यूक्लियस से दूर तरीन रास्ता है उसका रेडियस भी ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं कम रेडियस वाले ऑर्बिट की, तो जो न्यूक्लियस के करीब तरीन रास्ता है उसका रेडियस कम है। जब उसका रेडियस कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो जो रास्ता न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो रास्ता न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो नील बोर ने कहा कि एटम के इर्द गिर्द गोल रास्ते होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों में गर्दिश करते हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। हर रास्ते की एनर्जी फिक्स्ड होती है। जैसे कि अगर हम मिसाल लेते हैं, पहला रास्ता है के शेल। के शेल की एनर्जी 10 किलो जॉल पर मोल है। दूसरे रास्ते की एनर्जी 20 किलो जॉल पर मोल है। तीसरे रास्ते की एनर्जी 30 किलो जॉल पर मोल है, और चौथे रास्ते की एनर्जी 40 किलो जॉल पर मोल है। हर रास्ते की एनर्जी फिक्स्ड है, और इन्हीं रास्तों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। लेकिन नील बोर ने यह कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में रहेगा वो ना ही एनर्जी जज्ब करेगा ना ही खारिज करेगा। वो गर्दिश तो करता रहेगा पर वो एनर्जी जज्ब या खारिज नहीं करेगा। पर रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन गोल रास्तों में गर्दिश करता है वो गर्दिश के दौरान एनर्जी खारिज करता है। पर नील बोर ने कहा ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने रास्ते में रहता है वो एनर्जी जज्ब या खारिज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर रास्ते की एनर्जी फिक्स्ड होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब या खारिज कब करता है? तो नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब या खारिज उस वक्त करेगा जब वो अपने रास्ते को तब्दील करेगा। फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन पहले रास्ते में मौजूद है, तो पहले रास्ते की जो एनर्जी है वो 10 किलो जॉल पर मोल है, और इस रास्ते में गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 10 किलो जॉल पर मोल है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उस रास्ते की एनर्जी सेम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस रास्ते में गर्दिश कर पा रहा है।
लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अपने रास्ता तब्दील करना चाहेगा, मतलब अपना रास्ता छोड़ना चाहेगा और अपना रास्ता छोड़कर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना चाहेगा, तो इसकी एनर्जी उस रास्ते के बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, उस रास्ते के मुताबिक अपनी एनर्जी को बराबर करने के लिए ये एनर्जी जज्ब करेगा, और ये जज्ब करेगा 10 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। तो ये 10 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जज्ब करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन 10 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जज्ब करेगा, पहले इसकी 10 है, अब ये 10 किलो जॉल और जज्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे ऑर्बिट में आकर हरकत करना शुरू कर देगा, और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी 20 किलो जॉल पर मोल है। अगर यही इलेक्ट्रॉन जो दूसरे ऑर्बिट में, अगर ये तीसरे में जाना चाहेगा तो मज़ीद एनर्जी जज्ब करेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन वापस अपन असल रास्ते में आना चाहे, जिस रास्ते में वो पहले मौजूद था, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने असल रास्ते में आना चाहेगा, तो जितनी एनर्जी इसने जज्ब की थी उतनी एनर्जी ये पहले खारिज करेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन उस रास्ते में गर्दिश कर पाएगा जिस रास्ते से वो पहले आया था। तो नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी जज्ब या खारिज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब या खारिज उस वक्त करते हैं जब वो अपना रास्ता तब्दील करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब उस वक्त करता है जब वो जंप लगाता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट से मुराद कम एनर्जी वाला ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से मुराद ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट। और जब यही इलेक्ट्रॉन वापस अपने असल हालत में जाना चाहेगा, अपने असली रास्ते में जाना चाहेगा, तो ये एनर्जी लूज़ करेगा, और एनर्जी उस वक्त लूज़ करेगा जब ये जंप लगाएगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। मतलब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा तो ये एनर्जी लूज़ करेगा। जो खारिज होने वाली एनर्जी थी, उस खारिज होने वाली एनर्जी को नील बोर ने E2 से ज़ाहिर किया, और जज्ब होने वाली एनर्जी को उसने E1 से ज़ाहिर किया। अब नील बोर ने हमें ये भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी जज्ब या खारिज करता है। उस जज्ब या खारिज होने वाली अगर एनर्जी को मालूम करना चाहें तो उसके लिए इक्वेशन है E2 माइनस E1। जो E2 है वो खारिज होने वाली एनर्जी है, जो E1 है वो जज्ब होने वाली एनर्जी है। मतलब खारिज होने वाली एनर्जी में से जज्ब होने वाली एनर्जी को माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी जज्ब की या खारिज की। और यहाँ पर जो डेल E है, डेल का मतलब है चेंज, या फिर डेल का मतलब आप ले सकते हैं डिफरेंस। मतलब एनर्जी में डिफरेंस कि जज्ब होने वाली और खारिज होने वाली एनर्जी में कितना डिफरेंस है वो मालूम किया जा सकता है इस इक्वेशन से। डेल E बराबर है E2 माइनस E1, और डेल E जो है वो बराबर है HV के। शुरू में ही आपको पढ़ा चुका हूँ कि मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन साइन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो H है, और H को प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम चेंज इन एनर्जी मालूम करना चाहें तो आप यहाँ पर E के साथ डेल लगा दें तो चेंज इन एनर्जी, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शन साइन ख़त्म हुआ वो H है, तो जो डेल E है वो HV के बराबर भी हो सकता है। तो मुकम्मल इक्वेशन होगी डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, क्योंकि डेल E HV के बराबर भी है, और यहाँ पर जो H है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। और प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू मैक्स प्लांक ने पेश की थी वो कीमत थी 6.63 ज़रा 10 की ताकत -34 जॉल सेकेंड, 6.63 10 रेज़ पावर -34 जॉल सेकेंड ये H की कीमत है, और ये स्टैंडर्ड कीमत है जो चेंज नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो V है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी जो जज्ब हो रही है या खारिज हो रही है, तो ये है फ्रीक्वेंसी। तो नील बोर ने रदरफोर्ड के पहले डिफेक्ट को तो हल कर दिया। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है मुसलसल और वो एनर्जी खारिज करता रहता है, लेकिन नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन गर्दिश तो करता है लेकिन
जिस रास्ते में वो गर्दिश करता है, जब तक वो उसी रास्ते में रहेगा ना ही वो एनर्जी जज्ब करेगा ना ही खारिज करेगा। वो एनर्जी जज्ब या खारिज उस वक्त करेगा जब वो अपना रास्ता तब्दील करेगा। फिर अब दूसरा डिफेक्ट था कि रदरफोर्ड ने कहा था एटम जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, लेकिन नील बोर ने कहा कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो सूरतें दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब भी कर रहा है, खारिज भी कर रहा है, लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी खारिज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी खारिज करता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था। लेकिन नील बोर ने कहा यहाँ पर दो सूरत हाल है, एनर्जी जज्ब भी हो रही है और खारिज भी हो रही है। जज्ब और खारिज होने की वजह से 7 रंगों की पट्टी तो हासिल होगी, लेकिन उन 7 रंगों के दरमियान गैप होगा, स्पेस होगा, और उन 7 रंगों के दरमियान एक डार्क एरिया होगा। 7 कलर होंगे, लेकिन उन 7 कलरों के दरमियान एक डार्क एरिया होगा। वो डार्क एरिया शो करेगा कि एनर्जी जज्ब हुई है। अगर एनर्जी जज्ब ना होती तो ये 7 के 7 कलर एक दूसरे के अंदर हल होते, मिक्स होते, तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनर्जी जज्ब भी हो रही है, तो उस जज्ब होने वाली एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक डार्क एरिया पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से 7 रंग एक दूसरे से जुदा जुदा दिखाई देते हैं, और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद नील बोर ने इसका लास्ट पोस्टुलेट पेश किया, और उसका लास्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों में गर्दिश करता है उन रास्तों का एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब उनका एक फिक्स्ड एरिया होता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एरिया रखने वाले रास्तों में ही गर्दिश करते हैं, और वो फिक्स्ड वेलोसिटी यानी कि फिक्स्ड स्पीड के साथ ही गर्दिश करते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं कि किसी भी जिस्म का एक गोल रास्ते में फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ गर्दिश करना। वेलोसिटी को v से शो किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वज़न भी रखता है, और उसका जो मास है उसे m से शो किया जाता है, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसे r से शो किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों में गर्दिश करता है वो गोल रास्ते होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स्ड होता है और वो फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ गर्दिश करता है। तो इसलिए नील बोर ने कहा कि हर रास्ते का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, मतलब पहले रास्ते का एंगुलर मोमेंटम दूसरे रास्ते से मुख्तलिफ होगा, दूसरे रास्ते का एंगुलर मोमेंटम तीसरे रास्ते से मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि तीनों रास्तों का रेडियस भी चेंज है, तीनों रास्तों की एनर्जी भी चेंज है। और अगर आप तीनों रास्तों का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है mvr = nh/2π। जो n है ये ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर से मुराद पहला रास्ता होगा तो n = 1, दूसरा रास्ता होगा तो n = 3, 2n, अगर तीसरा रास्ता होगा n = 3, अगर चौथा रास्ता होगा n = 4। तो n जो है वो ऑर्बिट नंबर है, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर जो पाई है वो एरिया को शो करता है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, गोल रास्ते का एरिया। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी रास्ते का एंगुलर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं, मतलब उस रास्ते का रकबा आप मालूम कर सकते हैं। तो ये था नील बोर एटॉमिक मॉडल जो पेश किया था नील बोर ने। इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।